दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाने को लेकर कई बारी अहम जानकारी नहीं मिल पाती है। बेशक इस फील्ड में बेशुमार करियर ऑप्शंस हैं और ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और हर रोज करियर के नए नए ऑप्शंस सामने आ रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, कोई भी इंडस्ट्री हो, फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत हर फील्ड में बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, मैं हूं सुंबुल शकील। आज हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड आखिर है क्या, इस फील्ड में कहां कहां आप नौकरियां हासिल कर सकते हैं, कहां कहां इस फील्ड से मुतालिक आप तालीम हासिल कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड है क्या। छोटी से बड़ी कंपनियों की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर करती है कि वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी पैसे का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है। आज के वक्त में कंपनियों को अपने पैसे का मैनेजमेंट बेहद एहतियात से करना पड़ता है। कंपनियों को माली इंतजाम कुछ इस तरह से करना होता है ताकि वो अपने मकासद को आसानी से पूरा कर सके और ज्यादा फायदा भी कमा सके। इस मकासद को पूरा करने और माली पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जिसे फाइनेंस एक्सपर्ट कहा जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वक्तों में फाइनेंशियल एक्सपर्ट की डिमांड काफी बढ़ी है। अगर आपको लगता है कि आप पैसे का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो इस मैदान में आप कदम बढ़ा सकते हैं। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अहम काम कंपनियों की लागत में कटौती करके उसके मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करना होता है। फाइनेंस मैनेजमेंट के शोबे में करियर देख रहे तलबा के पास फाइनेंशियल एनालिसिस और क्रिएटिव सोच का होना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, तलबा को मौजूदा आलमी और कौमी इक्तसादी मंजरनामे के बारे में भी अपनी मालूमात को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्सेज करवाते हैं। हर एक कॉलेज इंस्टीट्यूट के अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस होते हैं। इसलिए इन फाइनेंशियल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इन कोर्सेज से मुतालिक जरूरी शर्तों के बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए बहुत अहम है। फाइनेंस के डोमेन में स्पेशलाइजेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए आजकल जॉब के ढेरों इम्कानात मौजूद हैं। अगर आपकी दिलचस्पी इस मैदान में है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी और बदलते हुए इक्तसादी मंजरनामे पर अपनी गहरी नजर रखकर अपने मुस्तकबिल को एक नई सिमत अदा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड आखिर है क्या। चलिए इस सब्जेक्ट पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्या करियर के इम्कानात हैं। इसी सब्जेक्ट पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में सीनियर फैकल्टी डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री। इस्तकबाल है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, किसी भी इंडस्ट्री में आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर कोई नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसको ये कहेंगे कि अपने स्किल सेट पे काम करे। और स्किल सेट दो तरह के हैं, एक बिजनेस से रिलेटेड है और दूसरा है उसके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। इसके मतलब उसको क्वांटिटेटिव के बारे में पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स स्किल अच्छे होने चाहिए और उसकी फाइनेंस की, बाजार की समझ अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी बाजार की समझ अच्छी नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, देखिए तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि व्यक्ति को, कोई भी बिजनेस हो, उसको पैसा चाहिए, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो अगर आप उस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंड कहाँ कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा, किस दर पे मिलेगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसकी लीगैलिटीज़ क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, ये पैसा लगेगा कहाँ। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए उसका पैसे का एप्लीकेशन क्या है। कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं।
फिर तीसरा जो होता है वो होता है कि आपका डिविडेंड डिसीजन सर्वल कि यानी जो सरप्लस है कंपनी के पास, वो सरप्लस कैसे यूज होगा। और जितने भी फाइनेंस के जॉब्स हैं इन्हीं 3 स्किल्स के आसपास घूमते हैं। आप फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करिए, वो इसके आसपास घूमेंगे सारे कुछ। आप बैंक में काम करना है, किसी को पैसे दिलवा लें, वैल्यूएशन करना है, तो उसका इसी से काम है। तो ये आपके स्किल सेट होना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि हम देखते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए फाइनेंस सेक्टर बहुत अहम रोल अदा करता है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में नौकरियों की अगर हम बात करें तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं नौजवानों के लिए इस फील्ड में? फाइनेंस के फील्ड में जॉब बहुत ज़्यादा हैं। इसमें लोअर स्किल सेट से लेके हायर स्किल सेट तक के सभी लेवल के जॉब्स हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बीकॉम कर लेता है, बीबीए कर लेता है, वो किसी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क के लेवल से लेके असिस्टेंट मैनेजर तक जा सकता, आराम से काम कर सकता है। बाकी उसके स्किल सेट यानी उसकी प्रेजेंटेशन कैसा है, बच्चा बात करने में कैसा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये लोअर स्किल का होगा। हायर स्किल्स में है कि आपका सिक्योरिटी मार्केट में यानी डेट सिक्योरिटीज़ में, या आपका स्टॉक मार्केट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, एसेट सर्विसेज मैनेजमेंट में वो काम कर सकता है। इसके लिए थोड़ा हायर लेवल आपको स्किल सेट चाहिए होंगे। यानी कम से कम आप MBA फाइनेंस या MS फाइनेंस, MFC फाइनेंस होना चाहिए, और या चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैल्यूएशन में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। देन कम्स ए जॉब ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड द सीनियर लेवल इन दैट। उसके लिए आपको कम से कम CFA क्वालिफाइड होना चाहिए। CFA क्वालिफाइड होने से क्या होगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेट होंगे फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए, और वहाँ आपको अच्छा जॉब मिल जाता है। तो आज की तारीख में फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज को देने वाला है, और इसमें आप जितने ज़्यादा स्किल सेट बढ़ाते रहेंगे और जॉब मिलेगा। क्योंकि बैंक है, इंश्योरेंस सेक्टर है, आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाली कंपनियां हैं, आपकी जो कंपनियां हैं वो जो कि मर्चेंट बैंकिंग का काम करती हैं, उन सभी में फाइनेंस एक्सपर्ट्स का काम होता है। सर, अगर हम बात करें जिम्मेदारियों की, तो इस फील्ड में अगर कोई नौजवान आता है तो किस तरह के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभाने पड़ते हैं, और हमारे मुल्क में किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं उन लोगों के पास, किस तरह की जॉब प्रोफाइल एक नौजवान को मिलती हैं इस फील्ड में? देखिए, फाइनेंस एक बहुत ही व्यापक एरिया है, ये कोई छोटा एरिया नहीं है। तो किसी भी बच्चे को अपना रोल बड़ा ही समझ के लेना पड़ेगा। जैसे कि उस बच्चे को देखना होगा कि उसको करना क्या है। अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना है, ही वांट्स टू गो इनटू फील्ड ऑफ अकाउंटिंग्स ना, उसको बीकॉम होना चाहिए, अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए, ऑडिटिंग की जानकारी होनी चाहिए, या अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है तो वो बच्चा जाके अकाउंटिंग का काम कर सकता है। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता है जाके। इसके अलावा 4 जो बिग 4 हम कहते हैं इनको, बिग 4 लाइक डेलॉयट, KPMG, EY, इनमें जाके भी बच्चा काम कर सकता है उनके अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में। क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल सर्विसेज का 40% से ज़्यादा जो बिजनेस है वो इन 4 कंपनियों के पास है। और वहाँ पे जाके या तो आप अकाउंट्स में सपोर्ट कर सकते हैं किसी कंपनी के, ऑडिट में सपोर्ट कर सकते हैं, या वैल्यूएशंस में सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बच्चे को चूज़ करना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ जाना चाहता है। ये लोअर लेवल पे होता है, यानी बच्चे का आप सैलरी पैकेज मान लीजिए अराउंड 5 लाख के आसपास होता है पर एनम, 5 लाख पर एनम। अब मान लीजिए बच्चा इससे ऊपर के स्किल सेट में जाना चाहता है, तो उसको कोर्सेज करने चाहिए, जैसे कि BBE है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है। BFA है, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, BFIA हम कहते हैं उसको, और इसके अलावा वो BMS कर सकता है। इन सारे कोर्सेज करके जो उसके अंदर क्वांटिटेटिव स्किल्स डेवलप होंगे और फाइनेंशियल मार्केट स्किल डेवलप होंगे, तो वो किसी भी कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे जा सकता है, फाइनेंशियल एनालिसिस का काम कर सकता है। यानी वो किसी भी ब्रोकिंग फर्म में काम कर सकता है, किसी भी कंपनी में जो कि मर्चेंट बैंकिंग करते हैं वहाँ एनालिसिस काम कर सकते हैं, किसी IPO ब्रोकिंग में काम कर सकता है, IPO इशू प्रोसेस में काम कर सकता है बच्चा, ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकता है। यहाँ पे उसका पैकेज लगभग 6 से 8 लाख के बीच में होता है पर एनम। लेकिन अगर वो बच्चा MBA फाइनेंस, MFC फाइनेंस कर लेता है
और आप अपने स्किल को और ब्रॉडन कर लेते हैं। इसके अलावा आपको आईटी बेस्ड स्किल आ जाते हैं, लाइक एक्सेल शीट आपको बनानी आती है, एक्सेल पे काम करना, टैबलू पे काम करना आता है, ई व्यूज़ पे काम करना आता है साथ में। तो फिर आपको और सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहां पे आपके पास पैकेज लगभग 8 से 10 के बीच में पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा इन सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ साथ CFA कर लेता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस की जॉब ले लेता है, तो उस बच्चे को इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम मिल सकता है, वैल्यूएशंस का काम मिल सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए टाटा ग्रुप को जगुआर और लैंड रोवर को खरीदना है, तो ये कौन बताएगा? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर उनको बताता है कि साहब हम आपकी इस कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं पूरा, और बताएगा सर इसको इतना प्राइस देना, इतना नहीं देना। सो बेस्ड ऑन दैट द बिडिंग प्रोसेस विल स्टार्ट एंड दैट होल थिंग्स विल स्टार्ट। सो वहाँ पे उनका पैकेज दो तरह से डिसाइड होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लाइक JP Morgan, चेज वगैरह में, तो आपका पैकेज मिनिमम 15 से 20 के बीच में होता है। और अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो आप परसेंटेज कमीशन पे काम करते हैं कि मुझे पूरे वैल्यू का 2% दे दीजिए। तो आप मान लीजिए कि अगर 8,000 करोड़ की या 400 करोड़ की डील है तो उसका 2% 8 करोड़ हो गया। सो लाइक वाइज इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट दैट हाउ मच यू वांट टू अर्न। जी, यानी कि ग्रोथ के बहुत ज्यादा इसमें और अगर बच्चे में कोई ग्रोथ कुछ है ही नहीं, तो वो फाइनेंशियल मार्केटिंग जो सर्विसेज है, मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, उनमें काम कर सकता है। जो हायर एंड की सर्विसेज हैं, किसी ने CFA कर लिया अगर, तो CFA करने के बाद उसे इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर में आपकी सैलरी दो तरह से डिसाइड होती है। या तो आप किसी JP Morgan या Morgan Chase जैसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 लाख के बीच में नौकरी मिल जाती है पर एनम। देखिए मैं जहाँ भी कह रहा हूँ पर एनम है, ठीक है, आप ये मत सोचिए मंथली है। और जो सीनियर लेवल के लोग हैं वो कमीशन बेस पे काम करते हैं। वो क्या कहते हैं, साहब आपका 400 करोड़ का वैल्यूएशन है तो मुझे इसका 1% या 2% दे दीजिए। तो 400 करोड़ का 1% कितना हुआ? 4 करोड़ रुपए। तो ये आपकी इनकम है। अब आपके श्रोताओं के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो लो स्किल है, जिनका मैथमेटिक्स में हाथ तंग है, मतलब उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी नहीं आती, QT बहुत अच्छी नहीं आती, तो ऐसे बच्चे मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर सकते हैं। मतलब आप म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड बेचिए लोगों को। इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो तो इंश्योरेंस बेचिए आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक में जाके बैंकिंग अकाउंट खोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बेच सकते हैं। तो इस तरह के जॉब भी फाइनेंशियल मार्केट में जो बच्चे BBA हैं, BCom है, इनके लिए ये जॉब बहुत अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे हैं। लगभग 5 लाख पर एनम के आसपास नौकरियां लग जाती हैं अगर आपका प्रेजेंटेशन सही रहे और स्किल सेट सही है तो आराम से लग जाती जॉब। सर, जैसे कि आपने स्किल सेट की अभी बात की और आपने बताया भी कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, कहाँ कहाँ नौकरियाँ मिल सकती हैं। मिनिमम हम क्या स्किल्स देखते हैं एक नौजवान के अंदर कि अगर इस फील्ड में वो आना चाहता है तो ये एक नौजवान के अंदर होना ही होना चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तालीम हासिल करने के लिए या इस फील्ड में उतरने के लिए? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए सबसे बड़ा जो आपको स्किल सेट चाहिए वो मैं कहूँगा आपके एथिक्स और ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी वेरी वेरी स्ट्रांग। व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड? क्योंकि आप जब फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम करोगे आपके पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो प्राइस सेंसिटिव हैं, जिनका आप जरा सा भी मिसयूज करके बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन वो आपका 1 ही 2 बार कर सकते हो, उसके बाद आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे, आपका कैरियर खराब हो जाएगा, आपको लोग कोई नौकरी नहीं देंगे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है JP Morgan, गोल्डमैन सच में रजत गुप्ता जी एक हमारे इंडियन थे जो वहाँ पे बहुत ही सीनियर पोस्ट पे थे, लेकिन वो श्रीलंका के एक बिजनेसमैन को उन्होंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी और उससे उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन वो जैसे ही पता लगा उसके बाद उनका पूरा करियर खत्म हो गया और उन्हें वहाँ जेल में भी समय बिताना पड़ा। तो पहली चीज़ तो आपके एथिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी बिजनेस को पकड़ने की जो आपका एक्यूमेन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में काम करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, तो अभी वेरी रिसेंटली एक अभी हिडनबर्ग रिपोर्ट आई, तो हिडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले ही आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये इम्पैक्ट हो सकता है इस कंपनी के ऊपर, तो आप उससे एग्जिट कर जाएं, या आप अपने
क्लाइंट्स को बता सकें कि क्या है ये, क्योंकि एक बार पैसा डूब गया तो आपका क्लाइंट आपको दोबारा बिजनेस नहीं देगा, ये आप समझ लीजिए। चाहे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आप एसेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आईपीओ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अभी मैंने पेटीएम में पैसा लगाया आपके कहने से और मैं पेटीएम में डूब गया, तो क्या दोबारा आप मुझे कोई एसेट बेच पाएंगी? क्या मैं आपके कहने से किसी और चीज़ में पैसे लगाऊंगा? मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेविंग्स स्कीम में पैसा लगा दीजिए और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैं नहीं लगाऊंगा दोबारा कभी भी। आपने एक बार मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी, बट दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल टू मी, तो मैं दोबारा आपके कहने से पैसा नहीं लगाऊंगा। यानी आप कस्टमर रिपीट नहीं कर सकते बार बार, इसलिए इथिक्स बहुत जरूरी है आपके, उसमें आपकी ग्रोथ होगी स्लो बट लॉन्ग टर्म। ठीक है सर, बहुत अहम जानकारी आपने दी, जो स्किल्स नौजवानों को चाहिए इस फील्ड में उतरने के लिए। अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में कौन कौन से अहम कोर्सेज हैं, अगर इस वक्त जो नौजवान ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप, और जो तालीम का मेयार है, जो स्तर है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आपको अकाउंटिंग के लेवल पे काम करना है एज एन अकाउंटेंट, तो आप बीकॉम होना चाहिए। आपको टैली अकाउंटिंग नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ERP सॉफ्टवेयर, वो आपको आना चाहिए। जो आजकल सारी कंपनियां ERP के थ्रू हैं या जैप बुक के थ्रू काम करती हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आपको महीने की 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास की नौकरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप CA इंटर होंगे तो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप ऑडिटिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होना चाहिए और आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बड़ी कंपनियां जैसे डिलाइट है, KPMG है, तो आप CA ना भी हों तो चलेंगे, लेकिन फिर आपको MBA फाइनेंस होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आपका MBA फाइनेंस है तो आप फिर उसमें ग्रो कर सकते हैं, ये उसका एक रिजल्ट है। लेकिन अगर आपको फाइनेंस के फील्ड में एसेट मैनेजमेंट में काम करना है, आपको अगर काम करना है IPO के फील्ड में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, या आपको वैल्यूएशंस में काम करना है, तो आपको CFA होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट वगैरह में आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से MBA फाइनेंस कर लीजिए, MFC कर लीजिए, या आप MCOM कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, या आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं विद कॉमर्स बैकग्राउंड, तो वहाँ भी आपको अच्छा जॉब मिल जाता है। लेकिन आज की तारीख में इस एकेडमिक जानकारी के साथ साथ आपके पास 100% IT बेस्ड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको एक्सेल शीट नहीं आती है, एक्सेल्स नहीं आते हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। सर, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सब डिविजन्स की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके तहत आते हैं? अकाउंटिंग, सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी की जानकारी होनी चाहिए, अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए, अकाउंट्स के फील्ड में आपको काम करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए, ये अकाउंटिंग के फील्ड में काम करने के लिए ज़रूरी है। अब आप आइए कोर फाइनेंस में। कोर फाइनेंस में सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स यानी QT की जानकारी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के। दूसरा, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, करेंसी मार्केट को कैसे देखते हैं, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट कैसे देखते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। फिर आपको डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। ये बेसिक पेपर्स हैं जिनके बारे में किसी भी बच्चे को पता होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए। सर, अगर कोई नौजवान तालीम हासिल करने के बाद नौकरी हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, तलाशता है, तो कौन कौन सी टॉप रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नौकरियां देती हैं नौजवान? ऑडिटिंग के लिए और अकाउंटिंग के लिए डेलॉयट है, KPMG है, EY है, इनमें जाके काम कर सकता है। बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी ही बिग 4 में काउंट होती हैं वो, मूडीज़ हैं। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ में जा सकता है, लाइक क्रिसल, इकरा, S&P, फिच और मूडीज़ में। इसके अलावा बच्चा किसी भी ब्रोकिंग फर्म में काम कर सकता है, लाइक मोतीलाल ओसवाल, स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज़, इंडिया इन्फोलाइन, एंजल ब्रोकिंग, एडलवेज, इन सभी में काम कर सकता है। इसके अलावा शेर खान जैसी कंपनियों में काम कर सकता है,
किसी भी बड़ी कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, मर्चेंट बैंकर के साथ काम कर सकता है। बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में, एक दो नहीं, बहुत सी कंपनियां हैं, किसी में भी जाके वो काम कर सकता है। और इन कंपनियों के ऐड आते रहते हैं, उनमें अप्लाई कर सकता है। इनकी साइट पे जाए और साइट में वहाँ पे कैरियर कॉलम होगा, उसको कैरियर कॉलम को क्लिक करेगा तो वहाँ पे वो डिटेल्स आएंगे, अपनी फर्द दीजिए और हो जाएगा उससे आपका। फिर कंपनी इंटरव्यू लेती हैं और आपका स्किल सेट करते हैं, टेस्ट करेंगे, अगर आप पास हो गए तो आपको रख लेती हैं। सर, आप इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। अभी आपसे यही जानना चाहेंगे, कोरोना के बाद के हालात को आप कैसे देखते हैं, और बात करें अगर इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम में बेहतर तालमेल को, तो कितना ज़रूरी है ये, ताकि फील्ड में बेहतर नौजवान उतर सकें, बेहतर टैलेंट उतार सकें? देखिए, कोरोना के बाद फाइनेंशियल मार्केट में बहुत पैसा आया है, बहुत ग्रोथ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो हाउसिंग सेक्टर को लेके जो प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग कोरोना, वो प्रॉब्लम दूर हो गई और लोगों को समझ में आ गया कि फाइनेंशियल मार्केट इज ए बेटर प्लेस टू इन्वेस्ट देन दी हाउसिंग सेक्टर। तो लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा है, लगभग 550% पैसा आया है ग्रोथ में। अभी भी कई म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास बिलियंस में पैसा रखा है, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इट एंड दे आर फाइंडिंग द करेक्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है यूनिवर्सिटी एंड स्किल सेट का, वो कोरोना काल में सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। क्योंकि कोरोना में बच्चे कॉलेज गए नहीं, यूनिवर्सिटी गए नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन, आधे बच्चों के पास लैपटॉप नहीं, टैब नहीं, करें कैसे काम, कहीं इंटरनेट नहीं है। कॉलेज में कभी टीचर पढ़ा रहा है, बीच में उसका इंटरनेट गायब हो गया टीचर का ही, तो नतीजा बच्चे को कुछ समझाना चाह रहा है, उसको लग रहा है मेरी बात बच्चा सुन पा रहा, बच्चे के पास पहुंचे नहीं। सो दैट इज वाई जो स्किल सेट कोरोना काल में इफेक्ट हुए हैं, उसको आने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों के भी माइंड सेट को बदलना पड़ेगा एंड दैट विल टेक टाइम, सम टाइम एंड देन इट विल ऑल राइट। तो ये कोरोना काल में स्किल सेट एक विक्टिम रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ग्रोथ कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आई है। आपको अभी सेबी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 550% नए इन्वेस्टर आए फाइनेंशियल मार्केट में, और बिकॉज दे डू नॉट हैव द स्किल सेट, नॉलेज नहीं है, इसलिए उनमें से 90% लोगों ने अपनी जॉब का नुकसान, अपने पैसे का नुकसान किया है। और एवरेज नुकसान जो है, लॉस है, वो 1 लाख रुपीज़ की है। तो आप ये सोचिए कितना बड़ा लॉस है, क्योंकि स्किल सेट नहीं है। जी सर, आपने बताया अभी लॉसेस के बारे में, और इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम देखते हैं हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं। इस फील्ड की अगर हम खास तौर से बात करें तो और क्या क्या चैलेंजेस एक स्टूडेंट को के सामने आते हैं? देखिए, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स केवल दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली के बाहर के भी हैं, जो रिमोट एरियाज से आते हैं। रिमोट एरिया से जो बच्चे आते हैं, उनको दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो करंट लेवल ऑफ नॉलेज, और दूसरा आईटी बेस्ड स्किल सेट। ये दो की उनको प्रॉब्लम आती है। तो जब वो दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं जॉब लेने के लिए, तो फंडामेंटली तो दे माइट बी वेरी स्ट्रांग, लेकिन इन दो चीज़ों पे पिछड़ जाते हैं। तो फिर उनका जो जॉब है, यानी जो प्लेसमेंट मान लीजिए उनका होना चाहिए 10 लाख का, होता है 5 लाख में, ये प्रॉब्लम उनको आती है। एंड दैट इज़ वाई दिस चेंजेस एंड दिस स्किल सेट शुड मूव टू द सेकेंड टायर एंड थर्ड टायर सिटीज आल्सो, सो दैट वहाँ के बच्चों को जानकारियाँ हो सकें, नॉलेज हो सके, तो वो जॉब मार्केट में आ सकें और सर्वाइव कर सकें। सर, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, उनको किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, या नौकरियां कहाँ कहाँ हैं, रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, सभी कुछ आपने कवर कर लिया। आखिरी सवाल आपसे बस यही है कि कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, कोई भी बच्चा जो नया इस फील्ड में आना चाहता है, उसको सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 बेसिक एरियाज़ हैं, 3 बेसिक एरियाज। नंबर 1, ही मस्ट बी नोइंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के लिए आपको सोर्सेज ऑफ फंड पता रखना चाहिए कि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, एंजल कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए एज ए नौजवान कि ये जो पैसा है इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फंक्शनिंग स्टाइल कैसी है।
जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ किस तरह के स्किल सेट आपको जरूरत है, क्या आपको चाहिए है, क्या आपको आना चाहिए इंश्योरेंस में। अंडर राइटिंग का काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या आपको आना चाहिए। आपको बुक रनिंग का काम करना है तो वो कैसे करेंगे आप, उसकी स्किल सेट होना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या स्किल सेट चाहिए हैं, क्या जानकारियाँ चाहिए हैं। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो दूसरा पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी एक नई मशीन लगाना चाहती है, तो उस नई मशीन को लगाने के लिए क्या खर्चा होगा और उससे कितनी रेवेन्यू आएगी, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यानी प्रोजेक्ट बनाने आपको आना चाहिए और उसका वैल्यूएशन करना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी का जो शेयर्स लिस्टेड है उनका वैल्यूएशन कैसे होता है, डेट मार्केट में कैसे वैल्यूएशन होगा। एक मैं आपको बताऊं, एक जॉब है क्रेडिट रोल्स का, यानी आप किसी कंपनी का बॉन्ड आया हुआ, मान लीजिए टाटा का बॉन्ड आया हुआ, बिरला का भी बॉन्ड आया हुआ, तो एज ए इन्वेस्टर आप जानना चाहेंगे दोनों में से कहां पैसा लगाऊं। तो दोनों का क्रेडिट रेटिंग करनी आपको आनी चाहिए एज ए मैनेजर, अगर आप वहां पे क्रेडिट रेटिंग में काम करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको सही जगह बता सकें कि आप यहां इन्वेस्ट करिए, यहां इन्वेस्ट करिए। अब अगर कोई व्यक्ति एफडी में पैसा लगाता है तो मान लीजिए वहां 6% ब्याज आएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा तो 12% 15% रिटर्न हो सकती है, लेकिन वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल वाले लोगों का काम है, वो जिनको रिस्क ऑफिसर्स हम कहते हैं, जिनको रिस्क के बारे में पता है, तो वो क्या करते हैं, आपके रिस्क को हेज कर देते हैं, यानी रिस्क को मैनेज कर देते हैं। उससे आपका रिस्क प्रोफाइल कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगी और आपकी रिटर्न भी रहेगी और रिस्क नहीं रहेगी। तो ऐसे लोगों को अच्छा पैसा भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अच्छी हैं तो आप रिस्क ऑफिसर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिस्क फील्ड में आप पीआरएम का कोर्स कर सकते हैं, इस फील्ड में वैल्यूएशन में सीएफए का कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एमबीए फाइनेंस तो होना ही होना चाहिए अगर आप काम करना चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। आप कैट या मैट या जैट देखिए, आप एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े जहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है बेस्ड ऑन योर रैंकिंग। आपने 99 प्लस लिया है तो आईएम में आ जाते हैं, 98 पे हैं तो एमडीआई गुड़गांव वगैरह आ जाते हैं, अगर आपने 97 है तो एनडीआईएम वगैरह इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपका यहाँ नाम आ जाता है। तो बेसिकली आपके रैंकिंग पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, क्लियर, तो उससे आप फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी अहम जानकारी दी और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो नौजवान इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो तमाम जानकारी आपने दी है उससे ज़रूर कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे नौजवानों को इतनी सारी जानकारी दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड पर हमें इतनी अहम जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड को जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सबसे जरूरी और अहम सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि आप इस वक्त कहां-कहां नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं।
दोस्तों उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।